नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप सभी के लिए, आप सभी के जो 20 अगस्त को पेपर होने वाला है सीटेट का, अब उसके परिप्रेक्ष्य की बात करें, उसके नजरिए की बात करें तो इस क्वेश्चंस की जब आप बात करेंगे तो इससे बहुत कुछ मिलने जुलने वाला है और बहुत इसके एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी को अच्छे से देखना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी हर क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो दोस्त, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन होगा, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे बात किया जाए हिंदी की इंडिविजुअल जो क्लासेस चल रही हैं वो आप सभी की बात करें, कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और एक साल की वैधता के साथ और 130 प्लस घंटे के साथ आपको यह हिंदी की इंडिविजुअल बैच मिलने वाली है। और बात किया जाए तो अगर आप कुछ दिक्कत है, कुछ इंफॉर्मेशन लेना है तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्त, तो आप सभी के सामने या तो था इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है, किन क्षेत्रों में बटा है। गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। बात किया जाए मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। अब बात करें जो बालक का विकास हम सभी पढ़ते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, जो क्षेत्र की बात करते हैं वह क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों की बात करते हैं। बच्चे के शारीरिक क्षेत्र का, बच्चे के संज्ञानात्मक क्षेत्र का, बच्चे के गामक क्षेत्र का और बच्चे के सामाजिक क्षेत्र का बात करते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। बात करें गामक की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक की बात नहीं करते हैं तो या तो हो नहीं सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह हम इन क्षेत्रों पे बात करते हैं, किस पर, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों पर। हम सभी मनोविज्ञान में जो बच्चे का डेवलप्ड है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, उस पर हम बात करते हैं। सी ऑप्शंस पर राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस और आप लोग पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की तरफ होता है। शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्ट से संबंधित सिद्धांत या मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। आपसे पूछ रहा दोस्त कि जो विकास का कौन सा दिशात्मक है, कौन सा विकास का दिशात्मक है, किसका मतलब सिर से पैर की तरफ। अब जानते हैं सिर से पैर की तरफ का जो विकास का सिद्धांत कहलाता है वह कहलाता है शीर्षगामी का सिद्धांत। अधोगामी का सिद्धांत क्या कहलाता है, जिसे हम जानते हैं केंद्र से बाहर की तरफ या धड़ से या केंद्र से या धड़ से बाहर की तरफ बात करते हैं, जिसे हम अधोगामी कहते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है सिर से पैर की तरफ, इसका मतलब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहा कि राघव जब शिशु था, कोई राघव नाम का बच्चा है, वह शिशु था, तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था से आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। अनिरंतरता का सिद्धांत, आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा या प्रकृति पालन या पोषण का मुद्दा, एक रूपता वैयक्तिकता का मुद्दा। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा, कि शुरुआत में क्या होता है, बच्चे को माता पिता से क्या वंचित हो जाता है, बच्चा स्नेह से, माता पिता के स्नेह से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत से टीचर मिलते हैं बच्चे को जो संवेदनशील होते हैं, मतलब संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी वह लोगों पर बच्चा विश्वास नहीं कर पाता है, बच्चे को जोखिम नहीं ले पाता है। कुछ बच्चा डरता है कि बच्चे को स्नेह नहीं मिला है, बच्चा
फिर भी उसका टीचरों के सहयोग मिला, फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, वह जोखिम भरा कार्य नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि वह किस मुद्दे पर बात हो रही है, वह मुद्दे पर बात हो रही है आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा। राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निरंतरता अनिरंतरता का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता है, जो विवाद है, जो विकास के जो वाद विवाद हैं, जो विकास के सिद्धांत हैं, उसमें से बात करें तो बी ऑप्शंस पर राइट हो जाएंगे हम सभी। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4th नंबर क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं। कह रहा वह खेल, वह कौन सा खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है भैया? कल्पनाशीलता वाला खेल या कह रहा समानांतर खेल, कह रहा एकांकी खेल या स्वतंत्र एकाकी खेल? तो आप बताएं क्या होता है वह खेल, वैसा खेल जो बच्चों के दूसरों के विचारों और विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, वह खेल क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल। क्या कहलाता है? वह कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए समानांतर खेल की बात करता ही नहीं, क्योंकि दूसरे की भावना और विश्वासों और बात करें विश्वासों और विचारों की को समझने में सहायक हो रहा है। इसका मतलब जब तक कल्पनात्मक नहीं होगा तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपका 4th का क्या राइट होगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। अब हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कल लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में, लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत उससे संबंधित क्वेश्चन है। सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर, नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करे। करा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, करा कि दंड और आज्ञा पालन, करा यांत्रिक प्रयोजन अभिन्यास, करा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास। ध्यान देंगे तो आप बताएंगे क्या राइट होगा। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बता सकते हैं आप क्या राइट होगा। ध्यान दें कह रहा कि दोस्त वह सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं। करा कि ध्यान दें पहले, करा कि जो रूढ़िवादी बातें, जैसे आप सेंटेंस जब पढ़े होंगे, आप सेंटेंस को पढ़िए तो आपको लग रहा होगा कोई रूढ़िवादी बातें हो रही। क्या हो रही? रूढ़िवादी बातें हो रही। इसका मतलब रूढ़िवादी परंपरा पर कौन चलेगा? दूसरा स्टेज चलेगा। दूसरा स्टेज चलेगा जिसका एज होता है परंपरागत अवस्था। किस अवस्था को बोला जाता है, किस एज को बोला जाता है? वह बोला जाता है 10 से 13 को, 10 से 13 को बोला जाता है। इसलिए आपका दो तरीके से वह बच्चा निर्णय लेगा। एक निर्णय लेगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के आधार पर, एक लेगा सामाजिक क्रम और बनाए रखने पर। दंड और आज्ञा पालन की बात करें तो आपका पूर्व परंपरा की बात करता है, मतलब नैतिकता बाहर से आती है। यांत्रिक प्रयोजन में भी नैतिकता बाहर से आती है। तो इसमें नैतिक भरी बातें हो रही हैं, नैतिकता पर बातें हो रही हैं। करे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम समान है, मतलब नियम की बात करें। कोई अच्छा दिखाई देने की बात नहीं कर रहा है, कोई अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, कोई अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कार्य करते तो दोस्त हमारा हो जाता अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ ना। हमारा ए होगा और बी और सी ऐसे हट गए, लेकिन डी में क्या होगा? वह सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास कहलाएगा। राइट हो जाएगा वह डी ऑप्शन, क्योंकि कानून को महत्व दे रहा है। करा कि समान प्रकार के किए जाने चाहिए, वह प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है, इसका पालन करे। मतलब जरूर कानून का पालन करे। ऐसा कानून का पालन कौन करता है? कानून व्यवस्था जिसका नाम है सामाजिक क्रम बनाए रखने या का अभिन्यास कहलाता है। और राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस सिद्धांत में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण का, जीववाद का, क्रमबद्धता का या वर्ग समावेशन का? ध्यान दे ऐसा क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है या जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे से संबंधित कर एक लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक का जो सारा है, एक है जो उसकी बहन है, एक सारा है उसकी बहन, एक और बहन है, दो बहनें हैं। उसमें क्या है कि एक का गिलास लंबा है, एक का गिलास चौड़ा है। ऐसा है तो पिताजी क्या करते हैं? नींबू का पानी गिराते हुए देखी है। एक ने जो बड़ी बहन है उसने देखा है तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? करा चिढ़ाते हुए कहती है, प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसके पिताजी ने गिलास में सारा के नींबू का पानी डालते हुए देखा था।
या वह जानती है दोनों गिलास में क्या नींबू पानी समान है, इसका मतलब क्या है, जीववादता नहीं होगा। जीववाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात करें जीववाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीववाद में जब निर्जीव में सजीवता देखा जाता है तब ऐसा होता है। बी ऑप्शन होगा नहीं। क्रमबद्धता की बात करें तो क्रम की बात होती तो बात बन जाती, लेकिन क्रमबद्धता की कोई बात नहीं कर, वर्ग समावेशन की बात नहीं हो रही, केंद्रीकरण की बात हो रही, क्योंकि एक बिंदु पर फोकस होकर के चीजें सोच रही कौन, वह सारा सोच रही है। उसे पता है भैया, उसे याद लग रहा है कि जो लंबा गिलास है उसी में नींबू का पानी ज्यादा है, उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। राइट आंसर जो होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी एक बिंदु पर फोकस होकर सोचना। चलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के लिए बताएंगे, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। कर पूर्व संक्रियात्मक काल, कर मूर्त संक्रियात्मक काल, कर उत्तर संक्रियात्मक काल, कर औपचारिक संक्रियात्मक काल। जी आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा, जी आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा। कर पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तु के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रतीक के माध्यम से बच्चा सीखता है, तार्किक सोच उभरने लगती है। तार्किक क्या सोच उभरने लगती है, तो इसमें से क्या होगा बताएंगे आप, क्या होगा राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग 7 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। अब जानते हैं वह क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाता है, इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक सोच थोड़ा सा उभरने लगती है। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो प्रतीकों के माध्यम से इस्तेमाल करने लगती है, इसका मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती, थोड़ा सा विकास होने लगता है। राइट आंसर क्या होगा, वह बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, मतलब करने लगते हैं और तार्किक सोच क्या हो जाती है, वह उभरने लगती है। तो तार्किक करने लगते हैं, उसका विकास हो जाता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 8 नंबर की बात करेंगे। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है अमन एक, क्या कर रहा है दोस्त, वह क्या कर रहा है दोस्त आपका, वह क्या कर रहा है बताएंगे, वह क्या कर रहा है, कह रहा है कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह से पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेवाइगोस्की की सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। कर बच्चे को प्रेरित करती है, कर उससे आक्रामक बना देती है, कर अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, कर सीखने में मदद नहीं करेगी। आप जानते हैं इसमें क्या राइट होगा, इसमें क्या राइट होगा दोस्त बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। अब जानते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं लेवाइगोस्की के 2 शब्द दिए, लेवाइगोस्की ने क्या दिए, 2 शब्द दिए। क्या कौन कौन शब्द दिया, एक उन्होंने क्या दिया दोस्त, वह एक ने दिया जेडपीडी क्या दिया, उन्होंने दिया जेडपीडी दिया, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। एक उन्होंने दिया पाढ़, जिसे स्कैन फोल्डिंग बोले होते हैं, स्कैन फोल्डिंग के नाम से भी बोला जाता है। और ऐसा कहा कि इशारा देती है, दोनों में इशारा दिया जाता है, लेकिन एक में बीच में फंसा जाता है, एक में शुरुआत में दी जाती है। तो करे सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, तो इसमें से क्या होगा, जिससे हमारे अधिगम के लिए पाढ़ का काम करेगी। और राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। बच्चे को प्रेरित नहीं करिए, प्रेरित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, इसलिए या तो हो नहीं सकता है बच्चे को आक्रामक बनाती है, ऐसा कुछ नहीं, सीखने में मदद नहीं करेगी तो इसका मतलब अधिगम के लिए पाढ़ का काम करेगी। राइट आंसर क्या होगा, वह बच्चे की बात करें लेवाइगोस्की के अनुसार, लेवाइगोस्की की सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कहलाती है, अधिगम के लिए पाढ़ का काम करेगी, ऐसा जब वह संकेत करेगी उसकी मां। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस पर सहायक है। कर संज्ञानात्मक द्वंद्व पर, कर सहपाठी सहयोग पर, कर उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साचक पर, कर पुनर्पालन पर। लेवाइगोस्की के अनुसार सहायक खोज किस पर बात करता है। अब जानते हैं लेवाइगोस्की का मानना था समाज से क्या करता है बच्चा, समाज से अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करके क्या करेगा, वह अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है, अंतःक्रिया करके क्या ज्ञान का सृजन करता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो सामाजिक द्वंद्व होगा नहीं, इसका मतलब सहपाठी सहयोग, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह 9th का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9th का क्या होगा, 9th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्त। कर उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साचर, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपका जो लेवाइगोस्की के बारे में पूछ रहा है, लेवाइगोस्की का सिद्धांत पूछ रहा है, इसलिए आपका 9th का क्या हो जाएगा, वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम सभी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत। आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, बहुआयामी का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत, या बात किया जाए बहुआयामी की बोला जाता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत बोला जाता है। उन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया उसमें कितने प्रकार की बात की है, तो दोस्त आप जानते हैं 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। और आप जब एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप 8 ही प्रकार आपको मिलेगा। कारण उनके अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग व कौन सा प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। कर शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, कर स्थानिक बुद्धि, कर तार्किक गणितीय बुद्धि, या फिर कर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आप बताएं इसमें से कौन सी बुद्धि उसमें पाई जाएगी, इसमें से कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, ऐसा आपसे पूछ रहा है। 10 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, 10 नंबर के लिए जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जा रही है दोस्त। करे जिसका प्रयोग किसका प्रयोग व्यक्तिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता। तो इसका मतलब है करे अपने अनुभव को परिवर्तन करने की योग्यता है। इसका मतलब क्या हो रहा है उसमें शारीरिक की गति बुद्धि होता तो शरीर को कंट्रोल करने की बात होती, तो ऐसा कुछ नहीं, शारीरिक गति की बुद्धि की बात नहीं हो रही। तार्किक गति होती, तर्क करने की बात होती है, जिसमें इंजीनियर में जो मैथमेटिक्स है उसमें गति तार्किक बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसा कुछ घटना हो नहीं रहा है, ऐसा कोई कार्य हो नहीं रहा है। अंतर्वैयक्तिक की बात कर रहा है, जब आप खुद के बारे में अच्छे से जानते हैं तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जब अपने बारे में खुद मतलब इंट्रापर्सनल अगर इंटेलिजेंस पाया जा रहा है तो फिर अंतर्वैयक्तिक हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे कहा दृष्टिगत जगत को सही तरीके से तरह से अनुभव करने की योग्यता। इसका मतलब है स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि स्थान को महत्व दे रहा है। स्थानिक बुद्धि जो एक स्थान की महत्व को देता हुआ यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए स्थानिक बुद्धि ऐसे व्यक्ति में पाई जाएगी। अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए क्या होगा, वो स्थानिक बुद्धि होगी। 10 का क्या राइट हो जाएगा, वह 10 का बी ऑप्शन राइट होगा। हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें और फिर बताएं दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन सीखते चले। हेतल घर में गुजराती बोलती है। भैया हेतल कोई बच्ची है, वह घर में क्या करती है, गुजराती बोलती है, ठीक बोले। और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब बहुत अच्छे से लिख भी लेती है और बोल भी लेती है। उसका नाम क्या है, हेतल है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। उसके माध्यम जो जिसमें पढ़ने जाती है बच्ची उसमें हिंदी बोली जाती है। वह या भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसे क्या करनी चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर से सीखा है उसे भूल जाए। हेतल को उन अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। इसका मतलब देखिए गुजराती बोलती भैया तो हर व्यक्तियों का जैसे घर पे क्या कर रही है, वह गुजराती बोल रही है, वह पे अच्छे तरीके से उसमें पकड़ भी है। तो इसका मतलब उसका मातृभाषा क्या है, उसका मातृभाषा गुजराती है। तो उसके मातृभाषा का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कहेंगे कि आप भूल जाओ उसको, अब भूल जाओ तो अपने आपका जीवन वहां से कोई मतलब नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं। क्या विद्यालय में बच्चा 4-5 घंटे बैठता है ना, आपका 6-7 घंटे बैठता है विद्यालय में, उसके बाद तो घर ही रहता है बच्चा, इसलिए कहेंगे आप भूल जाओ नहीं, ऐसा भूलने की बात नहीं करेंगे। उसके क्या करेंगे, उसके संस्कृति का, उसके लैंग्वेज का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके बहुभाषावाद को बढ़ाएंगे। और इसका मतलब है जो इसको बढ़ावा देंगे, राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। करा कि सिर्फ हिंदी भाषा बोलने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वह सब कुछ बोले, सबका सम्मान है। करा कि अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाना चाहिए। अच्छा ऐसा कहेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हेतल को उसे अनुभाग में भेज देना चाहिए। क्या देना चाहिए, एक काम करो बेटा, अब तुम्हारा अनुभाग बदल दिया जाएगा, अब तुम जाओ दूसरे अनुभाग में, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पर तुमको अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। अब तुम्हें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है। तो ऐसा कुछ
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। आपका 11 का जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्त अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 12 नंबर के लिए जेंडर से क्वेश्चन है। अब जेंडर जानते हैं, जन्म के समय निर्धारित होती है। भैया जब यहाँ पर लिंग होता, जब यहाँ पर इंग्लिश में सेक्स लिखा होता तो हम मान सकते थे जन्म के समय निर्धारित होती है, लेकिन जेंडर की बात करें तो जेंडर एक क्या है, एक सामाजिक सत्ता है। ये क्या है, सामाजिक सत्ता है। क्या है, वह सामाजिक सत्ता है। तो आपसे पूछ रहा है करा कि जन्म के समय निर्धारित होती है, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। करा आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है, एकदम नहीं। करा सामाजिक संरचनाओं का द्वारा आरोपित होती है, एकदम बात बन जाएगी। करा एक आंतरिक गुण है, एकदम नहीं। करा कि जो या है जेंडर क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होती है। 12 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी 13 नंबर के लिए जवाब देंगे, क्या राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन सीखते चलें। करा कि दावा, कोई कथन है, कोई दावा है, करा अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को ऐसा कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य, आकलन जब करे ऐसा भी और मूल्यांकन करे तो ऐसा भी विविध तरीके अपनाना चाहिए। कई तरीकों से मूल्यांकन करना चाहिए, इवेल्युएशन करना चाहिए। तो बात हमारी सही है, ऐसा करना चाहिए। कर मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक कर देना चाहिए। करना चाहिए देखो बेटा तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तुमने अच्छा सीखा है, आपने बहुत बेटर कर दिया है। अब एक काम करते, तुम्हें एक अनुभाग में भेज देते हैं और जो बच्चे ने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया उसे एक अनुभाग में भेज देंगे। तो ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समावेशी क्लासरूम का हनन होगा। और समावेशी क्लासरूम का हनन का मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चे में हीनता होगी, बच्चा एक दूसरे से जलने लगेगा। और जब जलने लगेगा तो उसे लगेगा सर जी मैंने परफॉर्मेंस नहीं अच्छा किया, मुझे कोई अस्वस्थ था बच्चा, मान लीजिए किसी कारण से अस्वस्थ था बच्चा, उसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया, बच्चे ने टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया। अब क्या बच्चा नहीं योग्य नहीं है, क्या योग्य है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे बच्चे में हीनता आएगा, बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुचियां कम होती जाएंगी और बच्चा भागता जाएगा, आपके विद्यालय से भाग जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चे को भगाना है क्या, नहीं, हमें बच्चे को इकट्ठा करना है, बच्चे को समावेशित करना है, बच्चे को समावेशी शिक्षा से जोड़ना है, भगाना तो नहीं है। इसका मतलब आप सोचिए, तो इसका मतलब है कथन तो सही है, कथन क्या है, सही है, लेकिन जो तर्क है एकदम निराधार है। इसका मतलब क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट होगा। 13 का जो राइट आंसर होगा वह 13 का क्या राइट होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 का क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते चलें। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। करे कि कौन सी ऐसी है जो विशेषता नहीं है, किसकी, प्रगतिशील क्लास की, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, भैया सक्रिय रूप से सहभागिता तो होनी चाहिए। कर लचीला समूह गठन एकदम होनी चाहिए। कर गतिशील अध्यापक एकदम होना चाहिए। कर दंड और पुरस्कार का प्रयोग, ये बात तो गलत है और यही गलत है, तो इसका मतलब राइट होगा, इसका मतलब यही राइट होगा। क्योंकि प्रगतिशील क्लासरूम जो कहता है विशेषता है, वह विशेषता क्या है, सक्रियता को महत्व देता है, वह लचीलेपन को महत्व देता है, वह कहता है जो टीचर हो गतिशील हो ऐसा महत्व देता है, लेकिन वह कहता नहीं है दंड और क्या करें, अब दंड और सजा का बात करें, पुरस्कार की बात करें, ऐसा व्यवहारवाद मानता है और प्रगतिशील क्लासरूम ऐसा नहीं मानता। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे 15 नंबर के लिए। क्वेश्चंस पढ़ें और फिर बताएं। राशि, कोई बच्चा राशि है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति राशि बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। नई विधि का क्या किया, प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का क्या उपागम है, कला बाल केंद्रित है, कला पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, कला उपदेशात्मक है, कला कंठस्थीकरण पर आधारित है। अब बताइए, कला राशि ने बच्चों की अवधारणाओं को जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति क्या किया, अंडरस्टैंडिंग को क्या समझ का
आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। ठीक है, नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। या शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम कहलाता है? या उपागम क्या कहलाता है? बाल केंद्रित कहलाता है दोस्त, पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, बी ऑप्शन से नहीं होगा। उपदेशात्मक कोई उद्देश्य नहीं दिया जा रहा है, कंठस्थीकरण नहीं किया जा रहा है। एक बच्चे को जब महत्व दिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है एक उत्तर के लिए जितना संभव हो जाए बेटा एक काम करो, अधिक से अधिक प्रश्न बना डालो, अधिक से अधिक कोशिश बना डालो। ऐसा कह रहा है कौन? राशि ने कह रहा है, राशि एक अध्यापक है, ऐसा बच्चों से बोल रहे हैं। इसका मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा को क्या दे रहे हैं? महत्व दे रहे हैं। आपका राइट आंसर होगा वह 15 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्त आप सभी के सामने यूपी 380 पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने है। कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 में है, इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 में है, डिटेल बुक आप लेना चाहते हैं इसका तो 299 में है, प्रैक्टिस बुक है 90 रुपये में। अब कर कम्बो बैच है आपकी बात करें 350 में, मतलब 350 रुपए में। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं, आपको इनको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अगर चाहते हैं पेट में क्वालिफाइड होना, आप वीडियो का पेपर, आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो आप जरूर ऐसा कार्य करें। आप खरीद करके आप क्वालिफाइड हो और अपना चयन करें पेट में। बात किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसकी इंडिविजुअल बैचेज चल रही हैं, आप जरूर इसमें ज्वाइन हो जाएं। और आपका किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने नंबर दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। जो भी आपको दिक्कतें होंगी सारी चीजें बताई जाएंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ध्यान देंगे 16 नंबर पर। करे कि एक समावेशी कक्षा में कर सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम का को क्या करना चाहिए? कर समावेशी क्लासरूम है, करेक्ट, सहयोगात्मक प्रणाली है, मतलब दूसरे से एक दूसरे के साथ क्या किया जा रहा है? हेल्पफुल हो रहा है, हेल्प किया जा रहा है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया। कैसा सिस्टम? एक दूसरे का हेल्प करने वाला सिस्टम, मतलब हम सहयोग करेंगे आपका, आप करेंगे मेरा। तो समावेशी तो ऐसा ही कहता है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को कैसे हम देखेंगे? अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करनी चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। दोस्त आप जानते हैं जब एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के माध्यम से सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करके सीखते हैं, तो इसका मतलब है हम अच्छा सीख रहे हैं और कम्युनिकेट होते हैं। समाज की जो चीजें हैं उसको हमको जानकारियां आती हैं, जानकारियां मिलती हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या रहा है? अत्यधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या अत्यधिक हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करता हो तो बात बन जाती है हमारी, लेकिन हमें लिखा क्या है? खुदा खास्ता उसने क्या लिख दिया? हतोत्साहित। इसका मतलब गलत है। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सक्रियता के साथ क्या करनी चाहिए? प्रोत्साहित करनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, ऐसे अधिगम को और बढ़ावा देनी चाहिए। इसलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा? वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए, करती ऐसा कुछ नहीं। आपका अगर अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका राइट होगा। कहता है कि अगर सहयोगपूर्ण अधिगम हो रहा है, कर कि अधिगम का जो कर कि अधिगम प्रतिफलों मतलब करा अधिगम जो प्रतिफल है उसको कम करती है क्या? नहीं, कम नहीं करती है दोस्त। जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से सीखते हैं, एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कम नहीं करते हैं। कर प्रतिफल कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कम तो नहीं होता है, हम तो जानते हैं यही आप, लेकिन आप भी जानते होंगे ऐसा। तो आपका बी ऑप्शन 16 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर के लिए क्वेश्चन पढ़े और फिर बता सकते हैं आपका क्या राइट होगा। कर अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित, कर कोई बच्चा सुविधा वंचित है, कर सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों का क्या करना चाहिए? अध्यापक है कोई और सुविधा वंचित वर्ग से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए टीचर को? ऐसा कुछ प्रश्न है और आपके सामने आंसर है। कर विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए।
विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाना चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करें हो। एकदम भैया विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। भैया विद्यालय में मदद लेनी चाहिए, कहना ऐसा नहीं कहा है। देखिए कोई बच्चा किससे डिस्टर्ब है, कोई बच्चा सुविधा वंचित है, अगर सुविधा वंचित है भैया करा के विद्यालय के बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। एक काम करो, जब वो विद्यालय में सुविधाएं मिल रही है उसे ले लो, लेकिन बाहर जाओ तो और अतिरिक्त ले आओ। अभी जब अतिरिक्त उसे लेने की क्षमता होती तो क्या बच्चा सुविधा वंचित होता? क्या नहीं, सुविधा वंचित तब तो नहीं होता क्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को बाहर अतिरिक्त ले पाता तो फिर क्यों कहा जाता वह सुविधा वंचित? नहीं कहा जाता। इसलिए आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। करा कि विद्यार्थियों के प्रति विशेष अनुभाग बनाना चाहिए। कहना चाहिए देखो बेटा तुम्हारा एक अनुभाग बनाया जाएगा और उसमें आपको रख दिया जाएगा, अब तुमको पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन भी नहीं होगा। कहना योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। कहना चाहिए कि एक बेटा काम करो, किया जाएगा कि तुम्हारी योग्यता है कम और बच्चों को दूसरे बच्चे का योग्यता जाता है। अब कहोगे कि तुम्हारी योग्यता कम है, उसकी योग्यता ज्यादा है, अब एक काम करते हैं तुमको दूसरे में भेज देते हैं और तुमको दूसरे में भेज देते हैं। अगर ऐसा करेंगे आप सोचिए तो समावेशी क्लासरूम का हनन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग अलग कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा कहता है समान और विशिष्ट, चाहे वह किसी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी तरीके से अपवंचित हो, वह किसी भी तरीके का विकलांगता हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता हो, किसी प्रकार का उसमें सक्रियता है, चाहे वह प्रतिभाशाली है, चाहे मूल बालक है, सभी बच्चों को क्या करनी है? जोड़ देना है सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका मतलब है योग्यता के आधारित समूह बनाने चाहिए? एकदम नहीं। करा कि सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए और अधिगम के संवर्धन के लिए मतलब लर्निंग के बढ़ावा के लिए क्या करें? बढ़ावा के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करना चाहिए। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? वह डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे 18 नंबर के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बताते हैं क्या राइट होगा। कह कि एक कोई विद्यार्थी है जो ADHD मतलब अवधान न्यूनता अस्क्रियता विकार है, उसमें मतलब ध्यान में कमी है, वह उनका ध्यान जो है उसका दिमाग आसानी से भटक जाता है। अब जो अवधान न्यूनता होता है सक्रियता ना, उसमें क्या होता है कि बच्चा ध्यान से भटक जाता है, ध्यान नहीं दे पाता है, वह विचलित हो जाता है, जिस मार्ग को जिस पर वह चीजें कर रहा है आसानी से विचलित हो जाता है। तो कह रहा कि विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी, कौन सी क्लासरूम ऐसा उसके लिए इफेक्ट डालेगा, मतलब प्रभावशाली होगा, इफेक्टेड होगा, जिसपे उस पर प्रभावशाली हो पाए। कारण ऐसा क्या हो सकता है? उच्च संरचनात्मक कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षा मौखिक अनुदेश से होता है, कक्षा जहां लचीली समस्या सारणी कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपना रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरी समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो आप जानते हैं जब बच्चे में असक्रियता है मतलब ध्यान में कमी है, वह रुचि उसमें कम है, रुचियों को बढ़ाना है, बच्चों की रुचियों को बढ़ाना, तो हम क्या कर सकते हैं? उच्च संरचनात्मक कक्षा की मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन का इस्तेमाल होता है। नहीं, ऐसा हम इसमें नहीं भेजेंगे। कक्षा जहां लचीली समय सारणी हो, जहां टाइम टेबल क्या हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक फ्लेक्सिबल हो, उसमें कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था कैसी हो, बैठने की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो जहां लचीली व्यवस्था हो। विद्यार्थी अपना रुचि के अनुसार स्वयं का क्या करें, स्वयं कार्य करें, रुचि जैसा हो, जिसमें इंटरेस्ट आता हो वैसा कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब ऐसा कार्य करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है धीरे धीरे उनको कमी आती जाएगी, मतलब उसमें बढ़ती जाएगी, कमी आती जाएगी और चीजें क्या होंगी, वह बच्चा धीरे धीरे समावेशी क्लासरूम से जुड़ता जाएगा, अटैच होता जाएगा। और ऐसा आपको करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चे का भविष्य बना रहे हैं और आपको बनाना भी है, क्योंकि आप एक टीचर हैं। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो इसका मतलब है कि आपको वैसा व्यक्तित्व डेवलप करना अपने आप में। तो ऐसा करेंगे किसमें? बी ऑप्शन में करेंगे। कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, एक सीट पर बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल द्वारा होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारा बी होगा, ना हमारा ए होगा, ना बी है, ना डी।
ना ए ना सी ना डी, हमारा क्या राइट होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्त। तो आप सीखते चलें, समझते चलें। 18 का क्या होगा, वह क्या हो जाएगा, 18 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी हम अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे, अगले क्वेश्चंस पर 19 नंबर के लिए करा कि एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहलाता है। करा कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, करा सृजनात्मक बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। करा एक नवीन परिस्थिति में कोई नई परिस्थिति है, दूसरे की तुलना में, किसी दूसरे बच्चे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहलाता है। उस किस बुद्धि में हम वर्गीकृत करेंगे, किस बुद्धि में हम क्लासिफाइड करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग वर्गीकृत किस में रखते हैं। जैसे बात किया जाए एक नवीन परिस्थिति, कोई नवीन परिस्थिति है दूसरे की तुलना में, किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन, मतलब अपसारी चिंतन का मतलब करा है, इसका मतलब सृजनात्मकता होगी। करा कि करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहलाता है, आप बताएंगे क्या कहलाता है। आपको मैंने गेस करके थोड़ा सा बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है वह बुद्धि क्या कहलाएगी। जब बच्चा नया कर रहा है, कुछ नया सीख रहा है, नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करता है, भैया अलग तरीके से सोचता है, तो इसका मतलब है उसमें सृजनात्मक बुद्धि पाई जाएगी। अब ये अंतःवैयक्तिक क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, जो दूसरे की योग्यताओं को पता कर ले, दूसरे के बारे में जान जाए, तो अंतर्वैयक्तिक होता है। व्यवहारिक बुद्धि या इससे मतलब नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि है, स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र का सिद्धांत था उसी से संबंधित था। ये प्रकृतिवादी जो बुद्धि है या प्रकृतिवादी बुद्धि किससे संबंधित है, हार्वर्ड गार्डनर से है, जिसमें प्रकृति से लगा होता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपके सामने अपसारी चिंतन लिख दिया, और अपसारी चिंतन की बात कौन करता है, सृजनात्मक बुद्धि वाले बालक करता है। आपका 19 का जो राइट होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है, मतलब पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है, उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है, पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में या सुनने में। आप जानते हैं जब बच्चे को पठन वैकल्य है, पठन वैकल्य का मतलब समझिए वैसे क्या है, डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया है। और डिसलेक्सिया है मतलब पठन विकार है, उसमें पठन विकार है, तो पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी। राइट आंसर हो जाएगा, वाई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका क्या होगा, 20 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे ए ऑप्शन, अरे एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 21 का। बच्चों के बारे में कुछ बातें हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो एकदम राइट है। बच्चों के बारे में कोई बच्चा है, जैसे बच्चे जो हैं आपकी क्लास के बच्चे हैं, कोई बच्चा है, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस एकदम राइट है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, एकदम है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा। एक सेंटेंस नहीं लिखा गया है, एक सेंटेंस क्या हुआ है, इसमें नहीं लिखा गया है। एक सेंटेंस क्या किया गया है, इसमें नहीं लिखा गया है। 21 नंबर में एक सेंटेंस क्या हुआ है, इसमें लिखा नहीं गया, छूट गया है। एक सेंटेंस बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उससे कम। तो एक सेंटेंस इसमें से नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा क्या होगा, वह हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें कोई बना लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों का तीनों सही है, तीनों सही है। तो बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चा एक नया वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। बच्चे वैज्ञानिक की तरह होते हैं, कुछ अलग करने हमेशा देखते हैं आप, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब वैज्ञानिकों की तरह वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक यही करते हैं, कुछ नया खोजने की कोशिश हमेशा से रहती है। तो वैसे क्या रहती है, बच्चों में वैज्ञानिकता की खोज हमेशा से रहती है। जब वैज्ञानिक खोजते हैं वैसे बच्चे भी कुछ नया कुछ बनाते रहते हैं, उसमें भी वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। ऐसा भी सही है। आपका बच्चे पर्यावरण से क्या, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, ऐसा भी करते हैं इन्वायरमेंट से। तो अब आपका जो थर्ड है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के साथ
परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। ऐसा भी सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्त आपका क्या हो जाएगा? वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के काम में, कोई विद्यार्थियों के काम है उसमें त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैसे त्रुटियों के विश्लेषण मतलब जो त्रुटि किया वैसा उसको विश्लेषित कर रहे हैं आप, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता समूहों में पृथक्करण करना, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो आप बता सकते हैं कि 22 में क्या हो सकता है? 22 में आप बताइए इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है? तो आप जानते हैं जब बच्चे त्रुटि करते हैं उसको विश्लेषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की सोच चिंतन को समझना होता है। क्या होता है? जो सोच चिंतन को समझना होता है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध नहीं करना है कि बच्चा ज्यादा त्रुटि कर रहा है तो श्रेणी में बना दे, कोई एक श्रेणी दे दे, एक सीरीज में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। योग्यता समूह में पृथक्करण करेंगे, एक योग्यता बना देंगे कि हाँ इस बच्चा ज्यादा गलतियां करता है इस योग्यता में इस समूह में रहेगा, बच्चा इस ज्यादा कम गलती करता है इस समूह में रहेगा। ऐसा बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे हम। ऐसा पृथक्करण करेंगे तो इसका मतलब है समावेशी का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना। बच्चा कोई गलती कर दिया तो लगे आप फटकारने, आप लगे बोलना उल्टा सीधा, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को डांटेंगे पीटेंगे मारेंगे नहीं। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। भाई तुलना करेंगे क्या? अध्यापक की क्षमता की तुलना करेंगे। कहेंगे बच्चे अगर मान लीजिए मैथ वाली क्लास में क्या होगा, मैथ वाले में बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, साइंस वाले में कम गलती कर रहे हैं, तो कहेंगे मास्टर साहब आप में कम दिक्कत है, क्योंकि आप साइंस में बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और बच्चे मैथ में कम गलतियां कर रहे हैं, ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो मास्टर साहब गलत हैं क्या? मैथ वाले गलती हैं, ज़्यादा गलत पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को कम समझ में आता है, बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे, टीचर उसको समझा ले जाएगा। तुलना नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता का तुलना ऐसा नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 23 नंबर के लिए। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिकों कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। फर्स्ट सही या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किससे प्रभावित होता है? लर्निंग। किससे लर्निंग प्रभावित होगा? जी आप बताएं लर्निंग किससे प्रभावित होता है? जी आप बताएं लर्निंग किससे प्रभावित होता है? तो आप जानते हैं लर्निंग किससे प्रभावित होगा? चारों से होगा। मनोवैज्ञानिकों कारकों से भी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से होता है, जो सोशल कल्चर जो कारक है उससे भी होगा, बात विद्यालय के संबंधित कारकों से भी होगा। जैसे पढ़ाई उड़ाई अच्छे से नहीं हो रही, विद्यालय में चीजें व्यवहार सही से नहीं हो रहा, टीचर सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बच्चा भी प्रभावित होगा, उसका लर्निंग प्रभावित होगा। सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक उससे प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिकों कारक उससे प्रभावित होता है। बात करें अध्यापक से संबंधित कारकों, अध्यापक से संबंधित कारक मतलब क्या है? बच्चे का पक्षपात कर रहे हैं, किसी बच्चे को ज्यादा मान रहा है टीचर, किसी बच्चे को कम मान रहा है, बच्चे में क्या मतभेद कर रहा है, बच्चे में एक दूसरे को क्या अंदर हीनता का शिकार पैदा कर रहा है। कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का उसको ज्यादा मान रहा है, ओबीसी एसटी है इस तरह का बच्चा उसको कम मान रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, कुछ जातिवादिता की बात कर रहा है, तो ऐसा भी क्या होगा? अध्यापकों से संबंधित कारक की बात करता है। इससे भी प्रभावित क्या होता है? इससे क्या होता है? प्रभावित होता है लर्निंग। इससे भी क्या होता है? प्रभावित होता है लर्निंग। तो यह सारे कारण है, सारे कारण हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक कारण भी है, वह समाज सांस्कृतिक कारण भी है, वह विद्यालय से संबंधित कारक भी हैं, वह अध्यापक जो संबंधित कारक भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका 24-23 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 24 नंबर के लिए। कक्षा में क्लास में विद्यार्थियों को त्योहारों को साझा करने के अवसर देना चाहिए। त्योहारों को साझा करने के अवसर देना चाहिए और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा
देना किसका उदाहरण? कह रहा व्यवहारवाद का, कह रहा प्रत्यक्ष निर्देशन का, कह रहा सामाजिक संरचनावाद का, कह रहा पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन का। कह रहा कि जो क्लास में, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहार को साझा करने की अवसर देना चाहिए। जो त्योहार आते हैं बच्चों के, जो हम सभी के त्योहार है, उसको क्या करना चाहिए? कह रहा कि टीचर को साझा करना, बच्चों के साथ साझा त्योहारों को साझा करने के लिए अवसर देना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए बच्चों आप देखिए साझा करिए, चीज़ों को समझिए। कह रहा कि और उसके आधार पर क्या करना चाहिए? कह रहा सूचना जो होती है, जैसे मान दीपावली हो गई, होली हो गई, जो सूचनाएं हैं क्या उसमें इंपॉर्टेंट है भाई कि सूचना क्यों दीपावली मनाई जाती है, क्यों होली मनाई जाती है, और कैसे रंग खेले जाते हैं, क्या होती है दीपावलियाँ में, क्या होती है होलियों में, उससे क्या लाभ है, क्या मित्रता होती है, क्या क्या जुड़ाव होता है, क्या उसके प्रभाव, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसके हानियां हैं, इन सबसे क्या होता है, इनसे क्या होता है? इनका करने से बढ़ावा देना चाहिए। निर्मित करने के को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है, या किसका उदाहरण? अगर ऐसा बढ़ावा दे रहा है, इसका किसका उदाहरण है? कह रहा व्यवहारवाद का नहीं, व्यवहारवाद का नहीं, कह रहा प्रत्यक्ष निर्देश का, कह रहा निर्देश दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, निर्देश दे रहा नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। कह रहा सामाजिक संरचनावाद का बात है, सामाजिक संरचनावाद की बात है, और राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। पाठ्य पुस्तक आधारित ऐसा कुछ नहीं है, आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 24 का जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपके सामने 25 नंबर का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तक करनी चाहिए। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह कहती है, सुझाती है कि कक्षा जो क्लास है अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय, करें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रखें, उसके बजाय क्या करें, आप क्या करें, अधिगम और शिक्षा को कहां तक ले जाएं? करें कि तथ्यों और ज्ञान की कंठस्थीकरण आधारित होनी चाहिए। करें कि अधिगम और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, क्या कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, रट्टे पर आधारित होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करें प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए? एकदम नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। करें खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास को पर केंद्रित होनी चाहिए, एकदम बात सही है। क्रिटिकल थिंकिंग पर, उस पर जोर देना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, यह बात सही है। कर परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, ना हमारा डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? वह सी ऑप्शन राइट होगा। वह अधिगम और शिक्षा क्या होनी चाहिए? वह खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा कहता है कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है, कहती है पाठ्य पुस्तकों पर तक ही सीमित ना रखें। जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, उसको क्या कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? वह कहती है दोस्त उसको सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रखें, उसके बजाय कहां तक ले जाएं? उसे खोजबीन तक ले जाएं, उसे समालोचनात्मक चिंतन पर आधारित करके चीजें पढ़ाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा आपका 25 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम बात करेंगे 26 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन, और बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। संवेगों के नियमन के लिए केंद्रित तकनीकी, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। अब बताएंगे 26 का कौन सा राइट होगा? 26 का कौन सा राइट होगा? क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और फिर बताएं। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी होगी? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, क्योंकि स्मृति में क्या है? स्मृति का मतलब याद करना, और याद करना स्मृति विषयक की युक्ति का मतलब क्या होगा? वह होगा वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, उसे बोला जाता है स्मृति तकनीक, स्मृति विषयक युक्ति के नाम से जानते हैं। और हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संवेगों के नियमन के लिए तकनीक ऐसे नहीं, संवेग के लिए नहीं। स्मृति का मतलब होता है याद ही करना होता है। स्मृतियां जो आप याद करने योग्य चीजें हैं उसे से संबंधित है। तो संवेगों के नियमन के लिए तकनीक ऐसा नहीं, संवेग के लिए संबंधित नहीं है, क्योंकि स्मृति के लिए पूछ रहा है। वह एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवहारवादियों से कोई मतलब नहीं। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसे बोला जाता है स्मृति विषयक युक्ति। जैसे किसी चीज ऐसा कोई युक्ति हो जो आप उससे याद कर ले जाएं, वही कहलाती है वो स्मृति विषयक युक्ति। चलते हैं हम 27 नंबर के लिए। अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। अनुज कोई बच्चा, कोई टीचर है या बच्चा भी हो सकता है। अनुज क्या है? कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। जैसे क्या करता है, ध्यान दें, कि वह हमेशा विद्यार्थियों को किसी विषय से परिचित
कराने के एकदम बाद, जैसे कोई विषय पढ़ा दिया, कोई लेसन्स पढ़ा दिया, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद क्या करता है, उस पर कहता है कि भैया देखो एक काम करो। अनुज क्या आता है बच्चों से, कहता है कि मानस मंथन कर लो बेटा, देखो समझ लो जो चीजें क्या आपने समझा, जो चैप्टर उसने पढ़ाया, जो चैप्टर सिखाया, उसके बाद कहा कि अब एक काम करो मानस मंथन कर लो, अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचो हमने क्या समझा है, क्या सीखा है। अगर मानस मंथन करवाता है या युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुचित करेगी, कर रट कर सीखना क्या, कर दृष्टिकोण जानना, कर समालोचनात्मक चिंतन, कर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, करा कि आपसे पूछ रहा है, करा कि फर्स्ट थर्ड और करा कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्या उसमें से राइट होगा, क्या इसमें से राइट होगा। आप देख पा रहे होंगे 27 का इसमें से क्या राइट होगा, 27 का क्या इसमें से राइट होगा, आप बताएं 27 का क्या राइट होगा। तो 27 का एक ऑप्शन और है, इसमें खोजबीन हो सकता था, इसमें क्या था, खोजबीन था, एक चौथा ऑप्शन था खोजबीन भी था, खोजबीन एक ऑप्शन था, इसमें लिखा नहीं गया है, खोजबीन भी ये था। तो इसमें क्या होगा, आपका राइट होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो वैसे हो जाएगा, एक चौथा ऑप्शन है जो वह चौथा ऑप्शन नहीं लिखा गया था, खोजबीन भी इसमें इंक्लूड है, ऐसा भी लिखा गया था, लेकिन जो टाइप किया गया मैटर है वह उसमें कुछ एरर हो चुके हैं, और एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सीखना है, समझना है, उसको एरर पर क्या ध्यान देते हैं समझ जाते हैं, क्योंकि उसको जितना अच्छे से सीख पाएंगे, देखिए आपको स्पष्ट हो पाए वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं जब कारा की अनुज है क्लास 3 के बच्चों को क्या करते हैं, अध्ययन पढ़ाता है, कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद क्या करता है, कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद उस पर कहता है बेटा एक काम करो मानस मंथन कर लो, और इससे क्या होती है, इससे क्या होगी, दृष्टिकोण जानेंगे, समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगी, खोजबीन बढ़ेगी, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 नंबर के लिए कथन है, आपके सामने एक कथन दिया है, आप कथन पढ़ेंगे। क्या कथन है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करनी चाहिए। अर्थपूर्ण अध्ययन हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। ए और आर सही हैं, और ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। अब बताएं क्या राइट होगा, 28 नंबर के लिए क्या राइट होगा, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। अब जानते हैं करा की कथन करा है, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, करा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। देखिए कोई ऐसा नहीं कहे, ध्यान दें क्वेश्चन पहले समझे। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, ऐसा माहौल पैदा करने के लिए, मान लीजिए अच्छे अंक लाएं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का जो भय है और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करनी चाहिए, कहना चाहिए। देखो बेटा अगर परीक्षा में अंक कम लाओगे तो फिर क्या होगी, तुम फेल हो जाओगे, और फिर ऐसा है कि तुम उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे, ऐसा दबाव बच्चों के बीच पैदा नहीं करनी है। तो इसका मतलब है ऐसा मत, आपको सेंटेंस सही कह रहा है। अच्छे अंक लाने के लिए ऐसे कोई चीज दबाव, ऐसा भय माहौल क्रिएट ना करे बच्चों के पास, बच्चों के माइंड में ऐसा कोई भेदभाव, ऐसा कोई माइंड में प्रेशर ना डालें, और ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसा कर रहा है कि सभी बच्चों को क्या करें, परीक्षाओं को अच्छे अंक लाने के लिए कोई प्रेशर ना डालें। इसका मतलब सही है, कथन सही है। अर्थपूर्ण अधिगम, कोई मीनिंगफुल अधिगम हो सके, ठीक है। इसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करें, मतलब शारीरिक रूप से फिट हों और भावात्मक रूप से फिट हों। अगर दोनों से फिट होंगे तो बच्चा क्या होगा, अर्थफुल लर्निंग कर पाएगा, कोई मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी और माहौल अच्छा बन पाएगा, मतलब बच्चा सीख पाएगा। इसका मतलब क्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है ए की, और आर व्याख्या करता है ए की, यह भी सेंटेंस राइट है। थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें सेंटेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइए, दोनों सेंटेंस सही हैं, और व्याख्या भी कर रहा है, जो कारण है उस कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो एक विद्यार्थी अलिजा, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, जिसका केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए
परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? क्या उसकी योग्यता में कमी है, या परीक्षा प्रश्न में कठिनाई है, या दुर्भाग्य है, या फिर अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह पक्षपात है? कि बताएंगे क्या? अगर कोई बच्ची है, क्या अलीजा है, अलीजा कोई बच्ची है, कोई अलीजा क्या है, वह बच्ची है, आपसे पूछ रहा है करा कि वह बच्ची क्या, उसके भीतर क्या है, उसका नियंत्रण केंद्र क्या आंतरिक है, उसका क्या उसमें नियंत्रण केंद्र क्या आंतरिक है। करा परीक्षा में असफल होने के लिए वह किसे जिम्मेदार ठहराएगी? अगर जिसमें नियंत्रण केंद्र क्या होता है, आंतरिक होता है, मतलब इंटरनल होता है, जिसमें सेंटर्ड क्या होता है, जो केंद्र है, जो केंद्रण है, जो बात कर रहा है नियंत्रण है, जो नियंत्रण केंद्र है अगर आंतरिक रहेगा, जब हम में आंतरिक नियंत्रण केंद्र आंतरिक होगा तो हम अपने आप को गलती मानेंगे, हम अपने आप की गलती मानेंगे कि मैंने अच्छा नहीं किया था, मैंने अच्छा पढ़ाई नहीं किया था, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था, हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था, हमने अच्छे से सीखा नहीं, जो हमें बताया गया उसको हम अच्छे से किए नहीं। इसका मतलब क्या होगा? जब आप जानते, जब जैसा नियंत्रण, ऐसा नियंत्रण जो आंतरिक नियंत्रण केंद्र हो जब, तो आप स्वयं को क्या करते हैं, उसकी योग्यता में कमी मानते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं और आप में आंतरिक केंद्र है तो आप क्या करेंगे? अपनी योग्यता की कमी मानेंगे। राइट आंसर क्या होगा? वह ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप बताएं इसमें से क्या राइट होगा? एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए, कर बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, कर भौतिक पुरस्कार देनी चाहिए, कर बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अप्रेरित करना चाहिए। कर एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अप्रेरित रहें, मतलब इंटरनल मोटिवेट रहें। कोई टीचर है, वह क्या चाहती है? बच्चे हमारे कैसे रहें? हम भी चाहते हैं बच्चे कैसे रहें? इंटरनल मोटिवेट रहें। हम भी ऐसा चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़ तो रहे हैं, तो आप कैसा रहें? आप आंतरिक रूप से मोटिवेट रहें। तो उसे क्या करनी चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई जब कंपटीशन को प्रोत्साहित करेंगे तो इंटरनल मोटिवेट नहीं रहेंगे बच्चा, आप ध्यान दें, तब एक्सटर्नल हो जाएगा। प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और तुलना करनी चाहिए। तो जब प्रतियोगिता करेंगे और तुलना करेंगे तो इसका मतलब है आप बच्चों को क्या करें? एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा, पर बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। भाई तब तो ऐसा करेंगे तो इंटरनल होगा ना एक्सटर्नल होगा, तो ऐसा भी गलत है। तरह भौतिक पुरस्कार देंगे, जब आप भौतिक पुरस्कार दें, जब आप पुरस्कार दें बच्चों को देंगे तो उस बच्चा क्या होगा? इंटरनल मोटिवेट नहीं होगा, एक्सटर्नल मोटिवेट होगा। किससे होगा? एक्सटर्नल मोटिवेट होगा। लेकिन जब बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करें, आप कुछ बताएं बेटा, देखो अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसे होता है, तो बच्चा कहेगा ठीक है, अच्छा ऐसी है क्या बात? अगर तब बच्चा क्या हो? जिज्ञासा पैदा होगी, कुछ सोचेगा, कुछ यूनिक करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। बेटा देखो, जब सीखोगे तुमको आनंद होगा, अच्छे से समझोगे तो कुछ अच्छा करोगे। जब तब बच्चा क्या होगा? इंटरनल मोटिवेट होगा। नहीं तो हम देखिए ए, बी और सी में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है। तो हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने यह 30 क्वेश्चंस थे। एक बार आप जरूर बताएं आप सभी ने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। महत्वपूर्ण सेशन था। आप सभी और शुरुआत में ही क्या किया करें? सेशन को शेयर कर दिया करें। और आप जरूर जब क्लास एंड हो जाती है तो एक बार आप जाकर कमेंट बॉक्स में क्या किया करें? कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार अपनी राय जरूर दें, कैसा लगा सेशन, और आपको अच्छा लग रहा तो भी बताएं। कुछ अलग करने की अगर आपको लगे कि कुछ अलग पढ़ाया जाए तो भी आप बताएं। आप जरूर अपनी राय दें। आप सभी के राय का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है और हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।